वेलकम टू ई ज्ञान सागर EGS एकेडमी। माई सेल्फ श्याम कुमार। झारखंड में आगामी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि झारखंड टेट की एग्जामिनेशन से पहले ऐसे कैंडिडेट्स जो झारखंड टेट क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए एक फाइनल एग्जामिनेशन होगी ताकि उनकी नियुक्ति अस्थायी किया जा सके। खास तौर से ऐसे सहायक शिक्षक जिन्हें हम पारा शिक्षक के नाम से जानते हैं, उनकी सेवा को अस्थायी करने के लिए यह परीक्षा होगी। लेकिन इस परीक्षा में वैसे कैंडिडेट भी शामिल होंगे जिन्होंने झारखंड टेट क्वालिफाई किया है लेकिन वर्तमान में वे किसी स्कूल में अभी टीचिंग का काम, पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। पहला इशू ये है। दूसरा इशू है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम आम तौर से हाई स्कूल टीचर के नाम से जानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी अखबारों की सुर्खियों में झारखंड सरकार की नीतियों के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है वह है 10+2 यानी कि PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद सृजित किए जाएं और जो पहले से पद सृजित हैं उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करके उन पदों को या उन रिक्तियों को जितना जल्द हो सके भरा जा सके। इस प्रकार झारखंड हाई स्कूल टीचर एग्जामिनेशन और झारखंड PGT 10+2 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, उनकी रिक्तियों, वैकेंसीज के अनुकूल परीक्षाओं के आयोजन की बात जोर शोर से चल रही है। आज मैंने इतिहास विषय लेकर अभी तक झारखंड में PGT 10+2 लेवल के शिक्षकों की जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हुआ है 3 बार अभी तक हो चुका है और तीनों बार इतिहास शामिल रहा है। और आगामी PGT एग्जामिनेशन में इतिहास या हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। हालांकि यह भी बता देना उचित होगा कि नए विषयों के सृजन की जो बात चल रही है 10+2 स्कूलों में शिक्षकों के लिए, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी शामिल है। इतिहास लेकर झारखंड PGT एग्जामिनेशन की तैयारी किस रूप में किया जाए और ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा की रणनीति क्या बनाया जाए जिसके आधार पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को
टच किया जा सके और पूरे सिलेबस को टच करने के बाद विभिन्न प्रीवियस परीक्षाओं के मॉडल क्वेश्चन का सॉल्व करके सेल्फ इवोल्यूशन, स्व मूल्यांकन किया जाए, ताकि पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सारे कैंडिडेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके या मजबूत हो सके। मैंने झारखंड में आगामी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित 10+2 के ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो इतिहास लेकर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को और भी ज़्यादा उपयोगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैंने 4 वॉल्यूम पे इसे डिवाइड किया है। अब व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे, पहले मैंने लिखा है कि वॉल्यूम 1 पे आज हमारी मुख्य चर्चा होगी इतिहास को रुचिपूर्ण बनाकर सफलता कैसे प्राप्त करें। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल तो है ही, लेकिन इतिहास को सामान्यतः कलेक्शन ऑफ डाटास कहा जाता है। इतिहास के बारे में एक मानसिकता ये बनी हुई है कि इतिहास केवल तथ्यों का या आंकड़ों का संकलन मात्र है। अगर इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपकी पकड़ अच्छी है तो इतिहास विषय को लेकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये कहाँ तक सत्य है, इस पर वॉल्यूम 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास को कैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जाए। व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम 2 पर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी सिलेबस पर इंपॉर्टेंट टिप्स। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटा गया है, ABCD। सेक्शन ए में मुख्य तौर से एंशिएंट हिस्ट्री को शामिल किया गया है, जो सोर्सेस एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत और इतिहास के विभिन्न उपागम अप्रोचेस, जैसे कि इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इतिहास का परंपरावादी दृष्टिकोण, इतिहास का आधुनिक दृष्टिकोण, इतिहास का सबाल्टर्न दृष्टिकोण, जो सबसे पहले रंजीत गुहा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो जाने माने इतिहासकार हैं। इसके बाद आप देखेंगे ग्रुप बी में मिडाइवल हिस्ट्री, ग्रुप सी में मॉडर्न हिस्ट्री और ग्रुप डी में वर्ल्ड हिस्ट्री को शामिल किया गया है। तो पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण पार्ट के साथ साथ वॉल्यूम 2 में हम लोग इस बात के लिए डिस्कस करेंगे कि कैसे इतने बड़े सिलेबस पर अपना कमांड बनाते हुए इस पूरे सिलेबस की तैयारी कम समय में कैसे किया जाए। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो हिस्ट्री लेकर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वे बीएड भी हैं, तो स्वाभाविक है कि वे पीजीटी यानी कि 10+2 टीचर की तैयारी भी करेंगे। लेकिन पीजीटी के हिस्ट्री के सिलेबस और नेट के सिलेबस को आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप देखेंगे
कि नेट के सिलेबस का लगभग 80% झारखंड पीजीटी का सिलेबस है। और यदि मैं कहूं कि झारखंड के पीजीटी हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो नेट से कुछ अधिक है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री लेकर नेट की परीक्षा में अपेयर होने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि उनके सिलेबस के 10 यूनिट में वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं नहीं है, विश्व का इतिहास। लेकिन झारखंड पीजीटी के हिस्ट्री के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास एक ब्रॉडर पार्ट, एक बड़ा पार्ट है। वॉल्यूम 3 में आप देखेंगे कि इतिहास केवल फैक्ट याद किया जाए या कंसेप्ट भी महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास को रुचिपूर्ण बनाकर सफलता कैसे प्राप्त करें। इसके बाद वॉल्यूम 2 में नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीजीटी सिलेबस पर इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, और थर्ड वॉल्यूम पर देखेंगे कि क्या इतिहास केवल तथ्यों या आंकड़ों का संग्रह मात्र है। हिस्ट्री इज ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट और डाटास, या फिर इतिहास पढ़ने में और इतिहास पढ़कर सफलता प्राप्त करने में कंसेप्ट या अवधारणाओं का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदी या अग्निकुंड का प्रमाण किन 2 हड़प्पाई स्थलों से मिला है, तो आप बता देंगे, बनवाली और कालीबंगन से। तो ये तो फैक्ट के आधार पर आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हड़प्पा वासियों की धार्मिक भावनाओं में एक रूपता थी या नहीं, अगर इस आधार पर कथन ए और कथन आर पर आधारित क्वेश्चन सेट किया जाए तो केवल फैक्ट रटने के आधार पर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल ये जानना काफी नहीं है कि हड़प्पाई स्थलों में कालीबंगन और वनमाली से अग्निकुंड के या अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं जो उनके धार्मिक आस्था को दिखाता है। लेकिन आपको ये कंसेप्ट भी याद करना पड़ेगा कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की धार्मिक भावनाओं में एक रूपता नहीं थी, जिसके कारण हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में कहीं भी समाधि या बड़े मंदिर का अवशेष नहीं मिलता, जैसा कि सुमेरियन और मिस्र की सभ्यताओं में देखने को मिलती है। तो इतिहास केवल फैक्ट या डाटा का कलेक्शन मात्र नहीं है, इतिहास अपने आप में एक साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर हम आज कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्या पूरा तात्विक प्रमाणों के बिना संभव है? ऋग्वैदिक इतिहास जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का इतिहास है, उसके लिए एकमात्र हमारा पास लिटरेचर सोर्स, साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का क्या हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत है? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता का संपूर्ण इतिहास पूरा तात्विक प्रमाणों पर आधारित है। हड़प्पाई सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई से जो सामग्रियां मिली है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन कैसा था। तो पूरा तात्विक प्रमाण या पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर
इतिहास का जो लेखन है वह पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यानी कि इतिहास सही मायने में केवल कहानी नहीं, केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि अवधारणाओं का भी इतिहास है। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं और देता हूं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम जानते हैं कि के.एम. मुंशी जैसे संविधान सभा के सदस्य रह चुके और भारत में वन महोत्सव फॉरेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेशन के जन्मदाता माने जाते हैं और संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। के.एम. मुंशी ने यह दिखाने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता एज है, वह स्वर्ण युग था। लेकिन रोमिला थापर जिसे इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया है कि गुप्तकालीन इतिहास अगर जनता की सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उसे हम क्लासिकल एज नहीं कह सकते, स्वर्ण युग नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी भी इतिहास के विशेष काल को क्लासिकल एज तभी कह सकते हैं जब उस एज के जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति अपनी प्रगति की चरम सीमा पर हो। जैसा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए चीनी यात्री जब ये कहता है कि लोग लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं, इससे यह बात साफ हो जाती है कि गुप्त काल आते आते नगरीकरण, व्यापार, वाणिज्य और दूसरे देशों के साथ व्यापार पतन अवस्था में आ चुकी थी, जिसके आधार पर हम गुप्त काल को क्लासिकल एज नहीं मान सकते। हाँ, गुप्त काल की संस्कृति, गुप्त काल के साहित्य लेखन, गुप्त काल के कला संस्कृति, गुप्त काल के चित्रकला, जैसे अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारियां मिली है, पेंटिंग्स मिले हैं, उसके आधार पर हम गुप्त पीरियड को गोल्डन एज या क्लासिकल एज मान सकते हैं। तो इतिहास फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी है। अब हम लोग थर्ड में, वॉल्यूम थर्ड में क्या देखेंगे? इतिहास केवल फैक्ट या कंसेप्ट दोनों है, और वॉल्यूम फोर्थ में देखना है कि प्रीवियस ईयर्स के पीजीटी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसकी आउटलाइन, रूपरेखा को देखा जाए और एक कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह नतीजा निकाला जाए कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन का स्वरूप या नेचर क्या होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वॉल्यूम 4, जो दिखाता है कि पीजीटी या 10+2 टीचर की बहाली के लिए जो आगामी परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसकी तैयारी करने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रश्नों का या क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, किस ढंग के क्वेश्चन विगत वर्षों के पीजीटी हिस्ट्री से पूछे गए हैं, उसके आधार पर ही हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग वॉल्यूम 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 आज इस पर चर्चा होगी, नेक्स्ट डे 2 पर, उसके बाद 3rd पर, उसके बाद 4th पर। ये चारों वॉल्यूम की क्लास अगर आप अपेयर हो जाते हैं या फिर इस क्लास को देखते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि पीजीटी 10+2 की परीक्षा की तैयारी इतिहास लेकर जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उन्हें
इस परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिलेगी जो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है, और ऐसी चीज़ों की तलाश उन्हें अभी तक है। वॉल्यूम 1 में मैंने लिखा है, आप गौर करेंगे कि इतिहास को रुचिपूर्ण बनाकर सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। पहला बात कि इतिहास के बारे में एक आम प्रचलित कहावत है कि इतिहास की पढ़ी हुई चीज़ें बहुत दिनों तक याद नहीं रहती। आज पढ़ें कल भूलें वाली हिसाब किताब है हिस्ट्री के साथ। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता, ऐसी मानसिकता विकसित की गई है। लेकिन अगर आप सच पर भरोसा करते हैं और साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर आप विश्वास करते हैं, तो इतिहास एक ऐसा रुचिपूर्ण विषय है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे केवल तथ्यों के रटने के आधार पर ना मानकर उसकी अवधारणाओं, कंसेप्ट के आधार पर उसे पढ़ा जाना चाहिए। जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में एक रूपता क्यों नहीं थी, और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत उनकी धार्मिक भावनाओं को इंगित करने के लिए अग्निवेदी या अग्निकुंड का प्रमाण जो कालीबंगन और वनमाली से मिला है, एक फैक्ट है और एक कंसेप्ट है। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ एक सामान्य कारण था तो सही होगा, ये फैक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ एकमात्र कारण था तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट नहीं है, हमने केवल फैक्ट के आधार पर बता दिया, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो इतिहास को रुचिपूर्ण बनाने का, इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे प्रमुख आधार यह है कि आप सिलेबस के आधार पर अपनी कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखें। इतिहास को खुद के साथ सदैव कनेक्ट करके रखें, सदैव जोड़ कर रखें, और साथ ही साथ पढ़ने के क्रम में सदैव यह ध्यान रहें कि इतिहास केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन नहीं है। इतिहास की जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक उससे इंटर रिलेटेड या जुड़ी धारणाओं पर आपका कमांड नहीं बनता, तब तक तथ्यों की व्याख्या आप नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मैं एक अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इतिहास कैसे एक रुचिपूर्ण विषय बनाया जाए। बचपन में आप लोगों ने अपने नानी या दादी से कहानियां सुनी होगी। अगर मान लिया जाए कि आज एक बच्चे को एक कहानी बताया जाए और पूरी कहानी का जो कंसेप्ट है उसके सामने रखी जाए, और एक तरफ उस स्टोरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को अलग कर दिया जाए और सारा फैक्ट उस बच्चे को बताया जाए, तब देखेंगे वह बच्चा उस कहानी के फैक्ट पर रुचि नहीं लेगा, लेकिन उस फैक्ट से रिलेटेड जो स्टोरी है,
जो इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कंसेप्ट है, उसके साथ अगर फैक्ट को बताया जाए उस बच्चे को, तो वह बच्चा कंसेप्ट के साथ साथ उस कहानी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें रुचि लेने लगेगा, और वह फैक्ट काफ़ी दिनों तक, या आप कहें अस्थाई तौर पर, उसके दिमाग में बना रहेगा। तो इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाने का ये एक प्रमुख आधार है। केवल हम फैक्टों को न रटें, लेकिन याद रहे यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि इतिहास से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस के आधार पर और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आधार पर अगर हम कहें कि इतिहास से पूछे जाने वाले 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन में 65% से लेकर 70% क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित थे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या आप पीजीटी की एग्जामिनेशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर केवल 60% क्वेश्चन को सॉल्व करके सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसके लिए जरूरी है जो रेस्ट पार्ट कंसेप्ट है उस पर भी आपका कमांड हो। कंसेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों पर आपका कमांड होगा, तब आप इतने क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले सकते हैं जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। इतिहास एक रुचिपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि इतिहास एक काल क्रम से चलता है। इतिहास का अध्ययन एक क्रोनिकल बेस पर चलता है। अगर हम कहें कि गुप्तों के बाद राजनीतिक सत्ता में विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता के बिखराव का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे रामशरण शर्मा ने सामंतवाद का नाम दिया है। यह सामंतवाद कृषि और भूमि व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था थी जो एक राजा को उसके सामंतों पर इतना निर्भर बना दिया कि आगे चलकर हर्षवर्धन और दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन जैसे सम्राट की हार हो गई, क्योंकि उसकी सेनाओं में अधिकांशता सामंतों की सेना थी। सामंतों की सेना के आधार पर राजा का हार होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य की सेना पर राजा का नियंत्रण अब वैसा नहीं रहा जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेना पर सम्राट का नियंत्रण हुआ करता था। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास हम पढ़ते हैं वो सामंतवाद या राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल में कई ऐसे वंश हुए, चाहे चौहान हो, गढ़वाल हो, चंदेल हो, ये सभी सामंत थे। क्षेत्रीय भावनाओं से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्हें पारस्परिक एकता के प्रति ना तो कोई जिज्ञासा थी और ना ही उसके प्रति दूरदर्शिता। उनके आपसी फूट का लाभ तुर्कों को मिला जब यहाँ पर
महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आक्रमण हुए और 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के नाम पर या मुस्लिम शासक स्थापित हुए। उसके बाद 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई से लेकर औरंगजेब की मौत 1707 तक हम मानते हैं मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित रहा। औरंगजेब की मौत के बाद उत्तरकालीन मुगल शासक और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो कहने का सेंस ये है कि हिस्ट्री का हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बाद या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आती है, इसे हम झोकर संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, बनास संस्कृति, गिलुंद संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन और उसके बाद आई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति और उसके बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास सिक्कों का प्रचलन और राजा का गोपति से भूपति बनना, शतपथ ब्राह्मण में जंगलों को साफ करके उन्हें कृषि योग्य बनाने का वर्णन होना, शतपथ ब्राह्मण और काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल जोते जाने की पुष्टि होना दिखाता है कि अब भूमि का महत्व तो बढ़ रहा था। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग ने कृषि के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इस क्रांतिकारी भौतिक परिवर्तन ने भारत में या भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का उदय कर मार्ग प्रशस्त किया, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ सूत निपात, दीघ निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसी काल में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके मूल कारण आर्थिक कारण थे। तो कैसे हड़प्पाई सभ्यता के पतन से आपका ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण के बाद आर्यों के आगमन के बाद ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तरवैदिक काल के बाद उपनिषदों की रचना, आर्थिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत, फिर 16 महाजनपदों का उदय और अंत में मगध साम्राज्य का अस्तित्व में आना और मगध साम्राज्य के अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करना और चंद्रगुप्त मौर्य का शासक बनना और 326 ईसा पूर्व में धनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण, जो भारतीय इतिहास के लेखन में एक निर्धारण यानी कि डिटरमाइनिंग फैक्टर के तौर पर सामने आया। सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने इतिहास लिखने की कई गुत्थियों को सुलझा दिया। तो इतिहास की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इतिहास को एक कालक्रम के साथ जोड़कर देखा जाए तो भी इतिहास को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत आप चाहे मामलुक वंश पढ़ रहे हों या मामलुक वंश के बाद आप खिलजी वंश या फिर तुगलक वंश या फिर आप सैयद वंश पढ़ रहे हों, अगर इन सभी इतिहासों के राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे तो अब देखेंगे सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि मान लिया जाए कि मुगल काल में आप पेंटिंग पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत हुमायूं से हुई। बाबर का भी चित्रकला में काफ़ी रुचि था। हुमायूं के बाद हम देखते हैं अकबर के दरबार में बसावन और दसावन नामक
दो महान चित्रकार थे, लेकिन चित्रकला के इतिहास में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जहांगीर का शासनकाल कहलाता है, जो 1605 से 1627 के बीच है। और जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल इसलिए है क्योंकि जहांगीर के समय भारतीय चित्रकला ईरान के चित्रकला के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो इतिहास को रुचिपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि इतिहास से जुड़े तथ्यों को केवल रटा नहीं जाए, उसे कंसेप्ट के साथ अध्ययन किया जाए, उसे कालक्रम के साथ जोड़कर देखा जाए, और साथ ही साथ इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इस तरह किया जाए कि इतिहास को रुचिपूर्ण बनाया जा सके। तो आज के वॉल्यूम 1 में जो बातें सामने आई उसमें पहली बात यह है कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। इतिहास विज्ञान इसलिए है क्योंकि इतिहास के अंतर्गत पूरा तात्विक प्रमाणों का विशेष महत्व है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा इतिहास पूरा तात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। दूसरी बात, इतिहास केवल तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि इतिहास अवधारणाओं को समझने का चीज है। तीसरी बात, इतिहास को पढ़ने के क्रम में सदैव कालक्रम के आधार पर पढ़ा जाए, जहां तहां से नहीं। इससे इतिहास को आप रुचिपूर्ण नहीं बना सकते। हाँ, इतिहास को सरसरी निगाहों से एक बार आपने स्टडी कर लिया है तो दोबारा स्टडी करते समय आप अलग अलग खंड का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इतिहास का प्रत्येक खंड, इतिहास का प्रत्येक युग एक दूसरे युग से जुड़ा हुआ है। इतिहास का वर्तमान युग अतीत के युग से और इतिहास का वर्तमान युग भविष्य के युग से जुड़ा हुआ है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि इतिहास को रुचिपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इतिहास के अध्ययन में कंटिन्यूटी या निरंतरता को बनाया रखा जा सके। पांचवी बात, इतिहास तभी रुचिपूर्ण हो सकता है जब उसे हम कहानी के तौर पर पढ़ें, लेकिन कहानी के तौर पर समझने का प्रयास ना करें। ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इतिहास को इंटरेस्टिंग और रुचिपूर्ण बना सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीजीटी 10+2 एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी पर चर्चा करेंगे, और वह है पीजीटी सिलेबस पर इम्पोर्टेंट टिप्स। इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित आगामी पीजीटी एग्जामिनेशन के अंतर्गत इतिहास विषय के सिलेबस का जो 4 खंड है ABCD, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करने के साथ साथ यह भी देखेंगे कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और कहाँ से अधिक क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और संभावित ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। Thank you and wait for my next class.